निकला आई। क्या करें पहले, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आई एम के एफ, ये यूज करके पहले आई निकाल रहे हैं। हमारे पास के एफ दिया हुआ है, डेल टी एफ दिया हुआ है, एम का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एम के लिए हमारे पास डेटा क्या क्या रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो नहीं है, बट ये दोनों डेटा से निकाल सकते हैं ना। तो 0.3 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एग्रीड। डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया आपका एम। तो एम के एफ नोन है, डेल टी एफ नोन है, तो आई निकल जाना चाहिए। कितना आएगा आई? अच्छा ये तो बता दो, आई लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1? एसोसिएशन है ना, तो आई का वैल्यू लेस देन 1। तो ये चेक हो जाएगा कि गलती से अगर आपका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि हमारा आंसर गलत है। ये कितना है, वैल्यू निकाले उसके अलग से। ये तो ज्यादा टफ कैलकुलेशन भी नहीं है एम का, सब नंबर्स इजी दिए हुए हैं आपको। निकल गया गलत? 94 एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आ रहा है। हाँ तो अभी वो कोई सोच लो ना। आई कितना आ रहा है इसमें? 0.527, यहां तक आ रहा है क्या? 5 4। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा होगा। मोरालिटी कितनी आ रही है? अच्छा, 1/9।
आपका कितना आ रहा है आई? जो सिंपल है क्वेश्चन। क्या ये देखो, आई आई की वैल्यू आ रही है 270/512, जो अपन डिवाइड की तो कितना आ रहा है 0.527। आई आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 2CH3COOH मिल करके टाइमर बन रहा है, यानी कि CH3COOH का ट्वाइस। पर कितने बन रहा है हमको नहीं पता। 100 में 50, 100 के 100 पूरे बन रहे हैं, कि 100 में से सिर्फ 50 टाइमर बना रहे हैं, कि 100 में 60 बना रहे हैं, कि 100 में 70 बना रहे हैं, नहीं पता। वही तो निकालने बोला है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बट इतना हमको पता है कि दो मिलके एक बन रहे हैं, टाइमर लिखा है ना, तो दो मिलके एक बन रहे हैं इतना पता है, पर 100 में से कितने दो मिलके एक बन रहे हैं ये नहीं पता। तो इसलिए अपन क्या ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि अल्फा या एक्स मोल एसोसिएट हो रहे हैं। इनिशियली लिए चलो 1 मोल है, कुछ नहीं हुआ। आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम मान लेते हैं एक्स मोल एसोसिएट हो गए, तो बचे कितने 1 माइनस एक्स, और बने कितने x/2। और x की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन ये मानते हैं ना कि अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो x बराबर अल्फा पुट कर देंगे, तो 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा/2। तो ये हो गया आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल। तो I इज इक्वल्स टू, जो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 0.527 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2। ये रहा टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इज 1। ठीक है, बस अब यहां से अल्फा निकालना है। अरे ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कि इसमें क्या है, देखो 0.527 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, तो चलो डिवाइड बाय 1 है तो इतना ही बचेगा। और 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा/2। अब अल्फा/2 को इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो अल्फा/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.527। तो ये जो भी आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ तो क्या अल्फा, इसमें तो कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन में। क्या इसको माइनस करो, चलो बताओ कितना आएगा, इसको माइनस करो। नहीं अभी बताओ, मैं जल्दी। एक क्यों छोड़ देते हो, 7 भी तो है। ये क्या है, 0.473। ये अल्फा/2 है, तो अल्फा हो जाएगा इसका डबल, दैट विल बी 0.946। परसेंटेज में हो जाएगा 94.6%। क्लियर है ये? बनना चाहिए यार इस टाइप का क्वेश्चन। अब बहुत सारे बना लिए अपन, पिछली क्लास में 2 3 4 बनाए थे, इसलिए मैं शुरुआत इससे कर रहा था कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। चलो ये देखो, थियरी क्वेश्चन है ये। अच्छा थियरी, हाँ मतलब, an azeotropic mixture of two liquids has a boiling point higher than
ईच ऑफ द टू लिक्विड्स हायर देन, यानी कि अगर दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स कुछ होंगे, ये मिक्सचर उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पे बॉइल होने वाला है। हाँ, मतलब एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। क्या है ये? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तो बेसिकली कौन शो करता है? आपके नेगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है, तो शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन आप ऐसा समझिए कि नेगेटिव डेविएशन का मतलब होगा कि आपका लो वेपर प्रेशर है ना, लो वेपर प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका तो वेपर प्रेशर कम होगा ना, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत देर बाद पहुंचा होगा, तो उसके वेपर्स कम बने, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो गया, इसलिए नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। चलो इसको देखो, आगे थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल एंड एसीटोन, तो इथेनॉल आपस में अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, मतलब AA एंड BB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर था, जुड़ने के बाद A और B का इंटरेक्शन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इंटरेक्शन नहीं होगा, होगा, बट दोनों अल्कोहल मिलकर ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बना रहे थे। कहने का मतलब AA एंड BB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AB। मिक्सचर बनने के बाद इंटरेक्शन वीकर हो गया तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कहने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन में पहला आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। हमारा आंसर अलग से दिखना चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन। सुन रहे हैं क्या? आपके हर हर पार्ट के लिए पॉइंट नंबर्स होंगे, देखो वहां लिखा है क्या? इसमें लिखा हुआ है, बट अगर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना तो वहां लिखा रहेगा कि एक नंबर आपको तभी मिल जाएगा जब आपने पॉजिटिव डेविएशन लिख दिया है, और आपको अगला नंबर मिलने वाला है इसका गिव रीजन का। तो गिव रीजन आप यही बताओगे कि अल्कोहल अल्कोहल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, टाइप आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले लो, बट आफ्टर दैट ये वीकर हो जाएगा, फोर्स वीकर हो जाएगा, तो इजिली दे कैन एस्केप, इजिली एस्केप करेंगे, यानी कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा वाला भी ठीक है, डिफाइन एजियोट्रॉप, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अभी तो अपन देखे थे ना नेगेटिव डेविएशन वाला। नेगेटिव डेविएशन मतलब लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर करस्पॉन्ड्स टू हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एजियोट्रॉप है, एक्चुअली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे ये नेगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है, चलिए assertion रीजन देखिए, when NaCl is added to water a depression in freezing point is observed, correct? Elevation in boiling point, depression in freezing point. The lowering of vapor pressure of a solution causes depression in the freezing point. ये भी करेक्ट है रीजन, वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना, क्यों नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन? दोनों के केस में ये होगा। देखो आप अगर आप बोल रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होना और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना, दोनों का कारण ये है कि वेपर प्रेशर कम हो जाना। अपन पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ते थे? वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर तो लोअर होता है ना, कोई भी आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। और आप याद करो कि दोनों का जो अपन ने ग्राफ देखा था वो वेपर प्रेशर के टर्म्स में ही था। आप याद करिए अपन ने दो नई डेफिनेशन पढ़ी थी, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की। आज तक हम बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ते हुए आते थे? इट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर। बट यहाँ करके नया डेफिनेशन पढ़े थे, इसमें याद है डेफिनेशन? क्या डेफिनेशन थी बॉइलिंग पॉइंट की इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर? ग्राफ उसी हिसाब से तो बनाते थे अपन, ग्राफ हम डेफिनेशन के हिसाब से ही बनाते थे ग्राफ। डेफिनेशन क्या थी? हाँ बोल, अच्छे से बोल। क्या क्या बराबर हो जाएगा? किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपन कब बोलेंगे कि आप बॉइल करना चालू करो, जब तक उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आ जाता तब तक अपन हीट करेंगे, और उसी लास्ट टेम्परेचर को अपन बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे तो ऐसा ग्राफ बनता था उसका, याद करिए ग्राफ कैसा होता था। क्या कह रहे थे अपन? यहाँ पे लेंगे हम टेम्परेचर और यहाँ हम लेंगे वेपर प्रेशर, राइट? वेपर प्रेशर के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बना देता हूं यहाँ पे। वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रेफरेंस पॉइंट, करेक्ट? अब दो चीजों की बात कर रहे हैं अपन, किसकी? एक सॉल्यूशन की और एक प्योर सॉल्वेंट की। तो हमेशा हमको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो ज्यादा ही होता है, तो आप दो पॉइंट मार्क करोगे, एक सॉल्वेंट के लिए और एक सॉल्यूशन के लिए। तो कहीं भी पर ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर आप सॉल्वेंट का पॉइंट यहां मार्क कर रहे हो तो सॉल्यूशन का इससे ऊपर नहीं कर सकते, उससे नीचे ही होगा, क्योंकि हमेशा पता है हमको कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है।
तो अब आप इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते चलो, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते चलो, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सेम काम यहां भी करना है। तो ये है सॉल्यूशन और ये है सॉल्वेंट। तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कब हुआ वेपर प्रेशर? एट दिस टेम्परेचर टीबी नॉट। और इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कब हुआ? एट टीबी। तो यही तो है डेल टीबी। समझ रहे हैं ना? तो वो ग्राफ हमने डेफिनेशन से ही निकाला है। एम आई क्लियर? तो रीजन ये दोनों का सेम रीजन है कि वेपर प्रेशर का लोअर होना और एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज द रीजन बिहाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द रीजन बिहाइंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। assertion and reason both are true and the correct explanation। चलो ये बताओ तो, टेट्रामराइजेशन, टाइमर भी नहीं है ना, टेट्रामराइजेशन है कि 4 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल दिखेंगे, आपने डाले होंगे 100, दिखेंगे 25, क्योंकि हर 4 मिलके एक बन गया, तो टोटल दिखने में 25 ही हो गए। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, वैल्यू ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी, वही तो एबनॉर्मैलिटी थी ना। और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी, मास ज्यादा आएगा, बिकॉज प्रॉपर्टी एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हर मास के फॉर्मूले में प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में थी, और प्रॉपर्टी तो सॉल्यूट के क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 0.25। वही नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर। समझ रहे हैं क्या? तो क्या हो जाएगा? 0.25। समझ में आ रहा है कि मतलब आपने 4 लिए थे, 4 मॉलिक्यूल थे एक्स के, पर वो एसोसिएट होने के बाद एक ही दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? तो क्या हो जाएगा ये? पहले आप 1 ले लो, इसको कुछ नहीं मानो। ठीक है, हाँ, मतलब एक्चुअली इसको 4 लो, अभी कुछ नहीं। फिर अब ये एक बचा और ये 4 हो गया बेसिकली, है ना? मतलब आप ये समझे कि जैसे अपन डिसोसिएशन में क्या, ये 0 हो गया सॉरी, अपन डिसोसिएशन में क्या करते थे कि एक मॉलिक्यूल 2 आयन में कन्वर्ट हो रहा था, तो 2/1 करते थे अपन। क्या हो गया इधर? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ये एक हो जाएगा, 4 मिलके एक बने ना, तो 1/4। आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा? ये 1। और बिफोर एसोसिएशन कितने थे? 4। तो ये ऐसे आई है वैल्यू। ठीक है, और वो लेस देन 1 भी होती है, तो पहले ही हमारे 2 ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। क्यों कट हुए ये? क्योंकि एसोसिएशन है, एसोसिएशन में तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। अभी तो अपन एग्जांपल देखे ना, इसमें 0.527 आ रहा था, तो एसोसिएशन में लेस देन 1 ही आएगा, तो आंसर ए और डी तो नहीं हो सकते, तो बी और सी में एक होगा, और अपन ऐसा करके निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये बनाओ चलो। 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COOH, ये कहां बनता था? कौन से रिएक्शन में बनेगा ये? याद करो, एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी थी ये, अल्फा कार्बन पे हैलोजन लग रहा है। किसी को आप नाम याद नहीं आ रहा रिएक्शन का? HBZ रिएक्शन है ये, हेल बोलार्ड जेलेंस्की, जहां पे हैलोजन हैलोजन मॉलिक्यूल अल्फा कार्बन पे रिप्लेसमेंट करता था, याद आ रहा है? अल्फा कार्बन तो ये एसिडिक एसिड हुआ होता अगर, CH3COH, उसी में से तो एक H हट के F आया है। याद आ रहा रिएक्शन? सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ये पूरा का पूरा, बस वो एसोसिएशन था, ये डिसोसिएशन है। डेल टीएफ भी आपको दिया है 1 डिग्री, depression in freezing point is observed to be 1 degree Celsius. Calculate the degree of dissociation of this.
करते जाओ ना, देख रहा हूँ ना मैं। आई ग्रेटर देन 1 आएगा सर, 1 1/0.93 आ रहा है ना, 1/0.93। हाँ ठीक है, ये आएगा 1.0753। आई आएगा 1/0.93, दैट इज 1.0753। सही तो आ रहा है तेरा, आगे बढ़ना है भाई, तक सिर्फ चेहरा बना रहा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अल्फा निकालना है। इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, जैसे हम एसिटिक एसिड का करते हैं वैसे ही करना। CH2FCOOH फ्लोरो एसिडिक एसिड है, क्या है ये? फ्लोरो एसिडिक एसिड। ये डिसोसिएट होगा अपने वही CH2FCOO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, एक एक ही निकलेंगे, है ना। तो ये अगर आप 1 मान रहे हो, इसको 0 0 मान रहे हो, तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, करेक्ट। अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हो तो बच्चा कितने 1 माइनस अल्फा, और बने कितने अल्फा अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1.0753। एक एक अल्फा कैंसल, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.75 0.0753, दैट विल बी 7.53%। हो गया आंसर। इसमें तो और कैलकुलेशन इजी था, अल्फा बाई 2 भी नहीं था यहाँ तो। बन रहा है, पीछे पूजा बन रहा है, कुछ डाउट हो तो पूछो। जो चैप्टर नहीं अटेंड किए उनको ज्यादा मेहनत करनी है, जो किए उनका तो हाल देख रहे हो, उनसे भी नहीं बन रहा है ना। तो जो नहीं किए उनको क्या दोष दूं मैं। इसमें एक स्टेप लिख सकते हैं अपन क्या, कि I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। एग्जाम में लिखने के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर ये सब चीजें ऐड कर दें, अपॉन 1 कर दें, तो ये आ गया डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़े। बनाओ इसको। The vapor pressure of pure liquid X and pure liquid Y at 25 डिग्री सेल्सियस are 120 mmHg and 160 mmHg। ये तो आपको P नॉट दिया हुआ है ना, प्योर लिक्विड है ना, P नॉट दिया है दोनों का। If equal moles of X and Y are mixed to form an ideal solution, calculate the vapor pressure of the solution। क्या होता है वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के हिसाब से सॉल्यूशन का? PS इज इक्वल्स टू P नॉट X1 प्लस P नॉट X2। वही P1 प्लस P2 करोगे, फिर राउल्स लॉ लगाओगे ना, यही आएगा। P1 नॉट P2 नॉट कर लो, सॉरी इसको ऐसे, है ना, P1 नॉट कर लो और ऊपर कर दो उसको ऐसा। अभी ठीक है, तो ये वैल्यू दी हुई है 120 एंड 160।
x1 x2 कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल तो इक्वल दिया है ना, ट्राई करो एक बार। आया 140। बाकी लोग भी करो एक बार। हम्म, आ रहा है 140। देखो नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, बट ये तो दे देना कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है दोनों के। तो अगर आप दोनों को x भी मान लोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? पी नॉट। चलो आप वैल्यू तो पुट कर देते हैं। दोनों की क्या वैल्यू है? एक की वैल्यू है 120 और एक इसका x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर आप x अपॉन x प्लस x ले लो, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, प्लस इसकी वैल्यू है आपकी 160 इंटू यहां भी वही चीज आएगी। ये 1/2 तो होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 80। दैट विल बी 140 mm। ठीक है, mmHg। सिंपल था ये क्वेश्चन। चलो इन दोनों का बताओ। पहला तो इजी है, पहले तो अपन डिस्कस भी किए लास्ट क्लास में। केएच की वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से, ऑप्शन सी है ना, केएच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और असर्शन रीजन, assertion true है, रीजन फॉल्स है। इट इज नॉट टू मोलालिटी, एक्चुअली इट इज टू मोलारिटी। ठीक है, पहला हो जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो एक और बनाते हैं लास्ट। ये क्या है ऐसे? क्या ये तो वेपर प्रेशर क्वेश्चन है, मेरे को लगा अल्फा वाला क्वेश्चन है। बनाओ उसका। 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 846 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution if vapor pressure of pure water at 298 is this much. 23.8 होगा ये, ठीक है। यूरिया इज NH2CO NH2। NH2CO NH2 मेरे ख्याल से उसका मोलर मास 60 होता है। NH2CO NH2 28 और 4 32 और 12 44 प्लस 16, हाँ 60। आपको पी नॉट दिया है, सुन रहे हैं क्या? पी नॉट दिया है, प्योर वाटर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 290 केल्विन इज दिया हुआ है 23.8 mmHg। आपको किसका निकालना है? सॉल्यूशन का, यानी कि आपको पीएस निकालना है। आपको क्या निकालना है? पीएस। हमारा क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2। और x2 क्या होता है? n2 अपॉन n1 प्लस n2। और n1 n2 निकालने के लिए आपके पास इनफ डेटा है। दोनों के मास दिए हुए ग्राम में, दोनों के आपको मोलर मास पता है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। वहां पुट करिए, पी नॉट की वैल्यू पुट करिए, बस पीएस अननोन है, दैट्स इट। कैलकुलेशन है बस। निकालो n1 n2। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो अगर आपको फर्स्ट वाले इसके लिए निकालना है, यूरिया के लिए, यूरिया आपका सॉल्यूट है ना, तो उसको अपन N2 मानते हैं। तो N2 कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 60। और N1 कितना हो जाएगा? 846 अपॉन 18। करेक्ट।
तो ये तो चलो ठीक है, सिंपल हो गया, 1/2 हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा? 18 4 जा 72। कैंसिल करके फ्रैक्शन में ही रहने दो, बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस, ये थोड़ा सा 2 से कैंसिल करोगे तो 423/9। 423/9, थोड़ा 3 से भी कट जाएगा ना वो। हाँ पूरा 9 से, अच्छा ऐसा क्या? फिर यही का यही बता रहा था, अपन यही काट देते उसको। कितना हो जाएगा ये? 1447। हाँ ठीक है, 63। हाँ ठीक है। बताओ क्या आ रहा है PS? आ गया आंसर? ठीक है, 23.55 mmHg। बाकी भी ट्राई करो पूरा फाइनल एंड तक। 23.55 हुआ है ना कम? 23.80 था, अब 23.55 हो गया, यानी कि 0.25 से कम हुआ है। इतना टफ तो नहीं यार कैलकुलेशन, ये सॉल्व करके ऊपर लेके जाओ, ये जो भी आएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर 23.8 से माइनस कर दो। और कुछ डाउट है कि इस चैप्टर में किसी को इंडिविजुअल डाउट? इतना ही है। पूजा, पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को। वैसे तो उस दिन ही बोला था ना कि मेरे साथ साथ चैप्टर खत्म करते चलो एक एक। शान कब आता है? अब बन जाएगा पूरा, कुछ भी आ जाए एग्जाम में सॉल्यूशन से। तो पढ़ो ना फिर। सैटरडे या संडे रहेगा टेस्ट का टेस्ट ना, सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रो। संडे को रखते हैं क्योंकि सैटरडे और थर्सडे अपन इलेक्ट्रो पढ़ेंगे।
तो संडे को इलेक्ट्रो प्लस सॉल्यूशन दोनों का टेस्ट रहेगा, ठीक है। इतना नहीं कम होगा, 23.6, 26.3। आप तो बढ़ा दिए प्रेशर, कम होना चाहिए ना। क्या क्या वही है, हाँ तो आ चुका है, जमाना हो गया है। चलो जिनका हो गया ये दोनों ट्राई करो। हाँ, पढ़ेगा पहला वाला। The colligative property used for the determination of molar mass of polymer and protein is ऑस्मोटिक प्रेशर होती है ये प्रॉपर्टी, है ना। मतलब बेसिकली बाकी तीनों प्रॉपर्टी तो आपकी मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, तो उसमें वॉल्यूम का कोई ज्यादा रोल नहीं है ना। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है, आपकी मोलारिटी पर, और मोलारिटी पे आपकी पहली वाली प्रॉपर्टी ही है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो और इसका आंसर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और दूसरा वाला पढ़ो, ये भी इजी है। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी, ठीक है। बुक रखें क्या, बुक के लास्ट में चार तीन चार क्वेश्चन पेपर है ना, ये नहीं। तीन चार क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, है ना, उसके क्वेश्चन देखते हैं। एक दिखाओ ना, इससे उसको भी कवर चढ़ा दिया है। ये सब क्यों लगा लगा के दिए हैं सब, ये दिखाएगा दुनिया को और कवर चढ़ा दिया। हाँ भाड़ में प्रोटेक्शन, मार्केटिंग हो रही है तो प्रोटेक्शन चाहिए था। हाँ नहीं तो पैसा बर्बाद। ये इसमें जो मैंने क्वेश्चन डाले थे ना, वो 23 के पेपर्स के क्वेश्चन थे, है ना। और यहाँ जो पीछे चार पांच पेपर हैं वो 24 के पेपर हैं, तो इससे भी क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के। तो पहला आपका जो पेपर है वो है पेज नंबर 115 में, क्यों लियो, पेज नंबर 115 पे पहला पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन सॉल्वेंट, want of factor is, पहला is always greater than 1, is has negative value, has zero value, is always less than 1, association less than 1, dissociation greater than 1। तो ये एक आपका क्वेश्चन है 24 का सैंपल पेपर का। और फिर असर्शन रीजन में आ जाओ। असर्शन रीजन में क्वेश्चन है, व्हेन NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed, करेक्ट। ये तो अभी अपन क्वेश्चन देखे थे ना,
असर्शन सेम है, बट इसमें रीजन अलग लिखा है, वहां रीजन अलग लिखा था। वहां लिखा था प्रॉपर कि पानी में सॉल्ट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो अपन करेक्ट रीजन बोले थे, राइट। यहाँ रीजन लिखा हुआ है NaCl अंडरगोज डिसोसिएशन इन वाटर, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ, ठीक है। तो पर स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, NaCl पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होता है ना अपने आयंस में, तो गलत नहीं लिखा हुआ है, तो बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पर अपन जो यहाँ ये सेम क्वेश्चन अपन ने जो यहाँ लिखा था उसका असर्शन का रीजन भी सही एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में तो कुछ नहीं है, सेक्शन सी में सेक्शन सी में भी कुछ नहीं है। हाँ, सेक्शन ई में है, सेक्शन ई में है 31, क्वेश्चन नंबर 31, 5 नंबर का। मतलब सामने 2 नंबर के क्वेश्चन थे, 3 नंबर का क्वेश्चन था सामने, और ये 5, मतलब लगभग 7-8 नंबर का क्वेश्चन है चैप्टर का, 10%। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। At the same temperature, CO2 gas is more soluble in water than oxygen gas. Which one of them will have higher value of KH and Y? टेम्परेचर दोनों का सेम रखे हैं अपन, और ये पर बोल दिए कि CO2 ज्यादा सॉल्युबल हो रही है पानी में देन ऑक्सीजन, तो किसका KH का वैल्यू ज्यादा होगा? क्योंकि KH ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, याद है ना। मतलब अपन ने दो चीजें देखी है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा, बट KH बढ़ाओगे तो आपका जो हमारा जो हेनरी लॉ है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो X इज इक्वल टू P अपॉन KH, तो KH बढ़ाएंगे तो X कम होगा। तो अगर किसी का X कम है मतलब उसका KH ज्यादा होगा, तो यहाँ पे X किसका कम है? ऑक्सीजन का। CO2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 ज्यादा होगा, सॉल्युबल हो रहा होगा, तो X यानी कि O2 का कम है। X किसका कम है? O2 का कम है, यानी कि KH O2 का ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे अपन कि अब टेम्परेचर का तो यार रोल नहीं है, सीधा अपन इस फॉर्मूले से समझाएंगे कि we know that Henry law is P is equals to KH into X, where X is equals to P by KH. So greater the value of KH, lesser is the value of X. तो इससे अपन को समझ आया कि KH की वैल्यू किसकी ज्यादा है? O2 की ज्यादा है, ठीक है। How does the size of blood cell change when placed in an aqueous solution containing more than 0.9% सोडियम क्लोराइड? क्या होगा? हाँ, मतलब वो होगा ना, एक्सोस्मोसिस। और थर्ड देखो, 1 मोलार aqueous solution of an electrolyte A2B3 is 60% ionized. ये आपको अल्फा दे दिया है, ताकि आप आई निकाल सको। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ट्राई करो इसको। A2B3 को पहले स्प्लिट करो, पहले स्प्लिट किए उसको, कितने कितने बनेंगे? मतलब आप अभी तो आप अल्फा लेके बना लो, फाइनली आई की वैल्यू में अल्फा की वैल्यू पुट कर देना 0.6।
आई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा कितना आ रहा है? 1 + 4 अल्फा, ठीक है। देखो A2B3 को पहले स्प्लिट किए ना, इक्वेशन तो बना लिए ना कि 2A3 पॉजिटिव प्लस 3B2 नेगेटिव। वही इसको पहले एक मोल ले लेंगे, ये दोनों जीरो हो जाएगा, अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ तो 1 माइनस अल्फा बचा, 2 अल्फा और 3 अल्फा बना। ऐसी तो निकालते ना यार। तो अब आई क्या हो जाएगा? आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस 5 अल्फा अपॉन 1, यानी कि 1 + 4 अल्फा। यही तो है आई का वैल्यू। अब बस यहाँ पे 0.6 पुट करना अल्फा की जगह, 60 मत पुट कर देना, परसेंटेज है वो, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या है, क्या निकालने बोला आपको? डेल, मतलब टीबी निकालने बोला ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले डेल टीबी निकाल लो। डेल टीबी कितना हो जाएगा? आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू एम। अच्छी बात यह कि 1 मोलाल दिया है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। और आई आपने निकाल ही लिया, 1 + 4 अल्फा, पुट कर दो 0.6 वैल्यू अल्फा की जगह, इंटू के बी इज गिवन 0.52 इंटू मोलालिटी इज 1। बस पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज 0.6, पुट करो, आपको डेल टीबी आ जाएगा। कितना आ रहा है डेल टीबी? बस इसको ऐड कर दो। किस में ऐड करोगे? हाँ, 373 पे, 373 में ऐड कर देना, क्योंकि आपको डेल टीबी नहीं पूछ रहा है। सुन रहे हैं क्या? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन है, तो पहले से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, प्लस ये 1.73 कर देना जो भी आ रहा है। समझे क्या? कितना आ रहा है डेल टीबी बताओ तो मुझे? 1.768 केल्विन। बस इसको आप 373 में ऐड कर देना, टीबी कितना आ जाएगा? टीबी विल बी 373.1.768, that will be 374.768 केल्विन। ये हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, 2 मिनट बैठने बोलो ना। हाँ। ठीक है, तो इसके भी 3-4 पेपर जो है ना, उसमें से सॉल्यूशन के क्वेश्चन सारे देखना। टेस्ट में इसी पेपर से क्वेश्चन दूंगा मैं, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो दोनों के। तो मतलब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे 23 के पेपर के करेंगे, पर आप लोग 24 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डाउट होगा तो पूछेंगे। तो अभी भी आपके पास 2 क्लास है सॉल्यूशन के टेस्ट से पहले, तो इसमें से और जो सॉल्यूशन के क्वेश्चन उसको ट्राई करो। अगली 2 क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे 23 के पेपर के, 3-4 पेपर के, और आप लोग 24 के इससे करोगे। मतलब आप ये समझे कि 4 पेपर इधर और 4 पेपर इधर, 8 पेपर तो हम बना रहे हैं रिविजन क्लास में। उसके अलावा आपके पास अगर और कोई बुक है तो आप पैरेलल में चलाते रहो, पर इतना तो करना ही है, कम से कम 8 पेपर, कि अपन 8 पेपर सारे चैप्टर के कंप्लीट मारेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। सॉल्यूशन अच्छे से रिवाइज करिए, है ना।